2027 का पहला चरण शुरू, नया आयकर कानून लागू, डिजिटल लेन देन और बैंकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव प्रभावी, पैन कार्ड बनवाने का नियम बदला। भाजपा की 5 सदस्यीय जांच टीम ने खूंटी पहुंचकर मुरहू हिंसा मामले की ली जानकारी, वाक युद्ध के जरिए कांग्रेस और झामुमो में बढ़ा घमासान। हजारीबाग में हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी, नकदी समेत एक पकड़ाया। और छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में झारखंड के प्रतिभागी लहरा रहे परचम, फर्राटा दौड़ में स्वर्ण, कुश्ती में भी पहलवान ने जीता गोल्ड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। देश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। नागरिकों को पहली बार स्वगणना का भी विकल्प दिया जाएगा। देश में आज से जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद मानी जाती है। इस बार जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें देश के हर घर और हर व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी। भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहला चरण आज 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से आयोजित की जा रही है। पहली बार स्वयं गणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प भी दिया गया है। नागरिक घर घर सर्वे से पहले ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं। प्रगणक यानी एन्यूमरेटर्स मोबाइल ऐप और स्मार्टफोन के जरिए डेटा एकत्रित करेंगे। डेटा की सुरक्षा के लिए विशेष डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे देश में जनगणना 2027 में 30 लाख से अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। चलिए अब जानते हैं कि 2 चरणों में जनगणना की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी। पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये कार्य लगभग 30 दिनों की अवधि में पूरा किया जाएगा। इस चरण से पहले 15 दिनों की स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। इस दौरान मकानों की स्थिति, परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं और उपलब्ध परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में आयोजन, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र शामिल, उत्तराखंड के हिमाच्छादित क्षेत्र कवर, हिमाचल प्रदेश के बर्फीले इलाके शामिल। सीसीपीए के निर्देशानुसार नया कदम, इस चरण में जातियों की गणना भी होगी। सामाजिक संरचना का विस्तृत डेटा मिलेगा। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र तथा जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र एवं उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों में यह सितंबर 2026 में आयोजित होगा। सीसीपीए के निर्णय अनुसार इस चरण में जातियों की गणना भी की जाएगी। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, प्रवास, प्रजनन आदि से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। जनगणना के आंकड़े देश की नीतियों और योजनाओं के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं और संसाधनों का सही तरीके से वितरण किया जाता है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना के दौरान सही और पूरी जानकारी दें, ताकि देश के विकास की योजनाएं बेहतर तरीके से बनाई जा सकें। दिवांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में आज से पुराने आयकर कानून की जगह नया आयकर अधिनियम 2025 लागू हो गया है। नई कर प्रणाली से सरल, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई आयकर व्यवस्था को भारत के टैक्स सिस्टम में गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। इस बदलाव का मकसद साफ है, कम जटिलता और ज्यादा पारदर्शिता। अब तक करदाताओं को 80C, 80D जैसी कई धाराओं के तहत निवेश और खर्च के सबूत जुटाने पड़ते थे, लेकिन अब ज्यादातर छूटों को सीमित कर दिया गया है, यानी कम कागजी कार्रवाई, आसान रिटर्न फाइलिंग और ज्यादा स्पष्ट नियम।
सरकार का कहना है कि आसान फाइलिंग और कम कागजों से खास तौर पर मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। Income Tax Appellate Tribunal earlier had monetary limit of 50 lakh. The present monetary limit is 60 lakh. High Court, earlier it was 1 crore and now High Court has 2 crores. So we enhanced the limit. Supreme Court had earlier 2 crores and now it's 5 crores. नई टैक्स व्यवस्था डिजिटल और फेसलेस सिस्टम पर आधारित होगी। अब आयकर रिटर्न फाइलिंग से लेकर असेसमेंट और रिफंड तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। इससे समय की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। नया इनकम टैक्स सिस्टम ईमानदार टैक्स पेयर्स को तेज रिफंड और ज्यादा भरोसा देगा। नए आयकर अधिनियम में धाराएं 819 से घटाकर 536 कर दी गई हैं। पहले 511 नियम और 399 फॉर्म थे, जबकि अब 333 नियम और 190 फॉर्म रह गए हैं। You're not just tax collectors. You are the face of the government's relationship with the taxpayer. Since you are the face of the government's relationship with the taxpayer, this new law gives you a clearer and leaner framework to make it simple, to make it simpler for people who want to understand it better. नए आयकर कानून की नींव अगस्त 2025 में रखी गई थी। फिर संसद की सेलेक्ट कमेटी की तरफ से मिले 196 सुझावों को इसमें शामिल किया गया। व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया ये सिस्टम ज्यादा पारदर्शी है और ये कानून देश की टैक्स संस्कृति को नए सकारात्मक दौर की ओर ले जाएगा। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। नए वित्तीय वर्ष के साथ ही डिजिटल लेन देन और बैंकिंग से जुड़े नियमों में भी आज से बदलाव प्रभावी हो गया है। पैन कार्ड बनवाने का नियम भी बदला गया है। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग क्षेत्र में 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन का तरीका बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जो सीधे तौर पर हर यूपीआई कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट यूजर को प्रभावित करेंगे। अब तक जहां अधिकतर पेमेंट सिर्फ ओटीपी के जरिए पूरे हो जाते थे, वहीं नए नियमों के तहत अब हर ट्रांजैक्शन में दोहरी सुरक्षा यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगी। इसका मतलब है कि अब आपको ओटीपी के साथ साथ पिन, बायोमेट्रिक या डिवाइस ऑथेंटिकेशन जैसी दूसरी परत से भी अपनी पहचान साबित करनी होगी। नए नियमों की खास बात यह है कि यह सिर्फ बड़ी रकम पर नहीं, बल्कि छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन पर भी लागू होंगे। यानी अब 100 रुपए का पेमेंट हो या 1 लाख रुपए का, हर बार आपको अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा ऑटो डेबिट या सब्सक्रिप्शन पेमेंट जैसे ओटीटी, ईएमआई या म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी समय समय पर दोबारा वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी अब एक बार की अनुमति से हमेशा के लिए पैसे कटते रहने की सुविधा में भी बदलाव आने वाला है। बड़ा नियम पैन और आधार को लेकर भी है। अगर आपने अब तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसका सीधा असर आपके बैंकिंग और निवेश से जुड़े सभी कामों पर पड़ेगा। अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो केवल आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जैसे दूसरे दस्तावेज भी देने जरूरी होंगे। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव है। फास्टैग से जुड़ी केवाईसी अब अनिवार्य कर दी गई है। अगर केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट हो सकता है, जिससे टोल प्लाजा पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव हुए हैं। एटीएम से मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट के बाद अब अतिरिक्त शुल्क ज्यादा देना पड़ सकता है। वहीं कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया है, जैसे रिवार्ड पॉइंट्स और फीस स्ट्रक्चर में बदलाव। देश के शेयर बाजार में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रोकर्स को मिलने वाली बैंक फंडिंग पर सख्ती बढ़ा दी है, जिसका सीधा असर ट्रेडिंग और मार्केट लिक्विडिटी पर पड़ सकता है। नए नियमों के अनुसार अब ब्रोकर्स को बैंक से कर्ज लेने के लिए 100% कोलेटरल देना होगा, यानी बिना पूरी गारंटी के अब फंडिंग मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इससे बाजार में सस्ता और आसान पैसा कम हो सकता है। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार बेहद संवेदनशील है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भारत गैस मिनी सिलेंडर की आपूर्ति पर भी सरकार का फोकस है।
देश भर में माइग्रेंट श्रमिकों के लिए स्वच्छ रसोई ईंधन तक पहुंच को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5 किलोग्राम भारत गैस मिनी सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति और विशेष उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है, ताकि श्रमिक परिवार बिना किसी विघ्न के सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से खाना बना सके। ग्राहकों का कहना है कि एलपीजी रिफिल्स बुकिंग के लिए 1 दिन के भीतर डिलीवर हो जाती हैं और कभी कोई समस्या नहीं आई। वहीं भारत गैस की त्वरित सेवा और विश्वसनीय समर्थन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। टॉप है। मैं भारत गैस एलवीएल का कस्टमर हूँ, जिसमें कि थोड़ा एक हफ्ते से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सिलेंडर की। अभी तो इमीडिएटली भी बुक किया तो 1 डे में डिलीवरी हो जाता सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वेरी हैप्पी सर है। खूंटी के मुरहू हिंसा मामले की भाजपा की 5 सदस्यीय टीम ने जांच शुरू कर दी है। टीम के सदस्यों ने खूंटी में स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर घटना की जानकारी ली। गौरतलब है कि रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद मुरहू थाना क्षेत्र में अब भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। दुकानें पिछले 4 दिनों से बंद हैं। खूंटी और आसपास के इलाकों में बंद का व्यापक असर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नवीन जायसवाल ने विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पदाधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और चेक एंड बैलेंस कि 5 इधर से बंद करो, 5 इधर से बंद करो, ये जो धंधा यहाँ चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग कल डीजीपी से भी मिलेंगे और जो निर्दोष है उसका नाम अविलंब एफआईआर से हटाया जाए। अननेसेसरी रात 12 बजे 1 बजे महिला जब अकेली है, दरवाजा तोड़कर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस घर के अंदर घुस रहा है, तो ये शांत रहिए भाई, बात हो रही है, यहाँ कानून का राज है। और अगर इंडी गठबंधन के 2 प्रमुख घटक दलों झामुमो और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है। झामुमो ने चिताया है कि तल्खी इतनी ना बढ़े कि बाद में घटक दलों को अफसोस हो। झामुमो ने कहा है कि पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। कांग्रेस ने कल रांची में प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिस दौरान प्रदेश प्रभारी के राजू के बयानों ने गठबंधन में खींचतान को सामने ला दिया है। इस दौरान खनन माफियाओं की राज्य में सक्रियता पर श्री राजू ने चिंता जताते हुए तंत्र पर इन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया। प्रदेश प्रभारी ने राज्य समन्वय समिति और 20 सूत्री समिति के गठन का सुझाव दिया है। ज्यादा जेएमएमएलए जीतेगा, ज्यादा कांग्रेस एमएलए जीतेगा, ज्यादा आरजेडी एमएलए जीत सकते, ये होगा। इसलिए पब्लिक इश्यूज सॉल्व करने में कई रास्ता हम निकलना पड़ेगा। आप डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन हमारा सामने एक ही रास्ता है। हर एक बार हम चीफ मिनिस्टर के सामने जाके ये मुद्दा उठाना, ये रास्ता है, हम वो रास्ता फॉलो करेंगे। हमारा चीफ मिनिस्टर हमको रेस्पॉन्ड कर रहे। हजारीबाग में डीजे विवाद हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी अमित कुमार ने बताया कि मामूली बात पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। गदोखर पंचायत के जो मुखिया हैं नारायण साहु, उनके छोटे भाई राम कुमार साहु को कुछ लड़कों द्वारा वहां पे उनको चाकू और भुजाली मारकर उन्हें घायल कर दिया गया था। जो लड़के थे उनका नाम क्रमशः करण यादव, नितेश यादव और अभिषेक यादव, इन तीनों ने मिलकर बहस करने के दौरान उन पे चाकू से और भुजाली से वार किया और तत्पश्चात वे घायल हुए। इसमें ये बात सामने आई है कि डीजे के ऊपर चढ़कर नाचने से मना करने पर लड़कों द्वारा उनको डीजे से उतरकर फिर उनको मारा गया, जिससे वो घायल हो गए। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नामकोम थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर करीब 566 किलो डोडा, 700 ग्राम अफीम और 2 लाख रुपए से अधिक नकदी समेत अन्य चीजें बरामद की हैं। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि इस तस्करी में सिंडिकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष तिर्की नामक आदमी के व्यक्ति के घर पे रेड की, वहां से उसके घर से 31 बोरा डोडा बरामद हुआ
और उसकी जो एक बोलेरो गाड़ी थी उसमें 4 डोडा बरामद हुआ और उसके घर को सर्च करने पे 700 ग्राम अफीम भी बरामद हुआ। तो डोडे की पूरी कीमत लगभग 85 लाख है और अफीम की कीमत 3.5 लाख। राजधानी रांची में बेहतर विधि व्यवस्था को लेकर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कंपोजिट कंट्रोल रूम में बैठक आयोजित की। इस दौरान पेट्रोलिंग वाहनों की गतिविधियों की आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। धनबाद के कतरास अंतर्गत कांडाबारी में अचानक जमीन धंसने से 2 घर जमींदोज हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक बच्ची सहित 3 लोग भी जमीन में दब गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के 3-4 घरों में भी दरारें पड़ने की सूचना है। स्थानीय लोगों में घटना के बाद आक्रोश देखा जा रहा है। गिरिडीह में लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर ओपन कास्ट कोल माइनिंग शुरू होने जा रही है। इस सिलसिले में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है और माना जा रहा है कि इसी महीने से काम भी शुरू हो जाएगा। गिरिडीह में ओपन कास्ट कोल माइनिंग की शुरुआत को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सीसीएल के अधिकारियों के मुताबिक यह परियोजना कबरीबाद माइन से भी बड़ा है और इसकी निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ठेकेदार द्वारा बैंक गारंटी भी जमा कर दी गई है, जिससे अब काम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। गिरिडीह ओपन कास्ट का कोयला हमारी सीपी साइडिंग तक 5 किलोमीटर की यात्रा करके आएगा, तो मैं समझता हूं कि कम से कम 1000 रोजगार इस परियोजना के चालू होने से बढ़ेंगे। इस लोकल सेल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र से सबको रोजगार मिलेगा, हर एक के घर में खुशहाली आएगी और यहाँ के लोगों में एक उत्साह है जो पूरा होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में इस फैसले को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि कोल माइनिंग शुरू होने से खनन, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस जैसे कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही पलायन जैसी समस्याएं भी कम होंगी। सीसीएल अपना लक्ष्य को पूरा करके उत्पादन करेगी, तो जो सीसीएल के तहत जो सीएसआर फंड है, एनसीआरएपी का फंड है और भी कई विकास योजनाओं का जो फंड होता है, उस फंड से उस क्षेत्र में विकास का कार्य भी होगा। जैसे आप देख लीजिए, रोड सेल के माध्यम से ट्रक वाला है, जियो वाला है, ज़मीनी पर धरातल पर मजदूर है, लोकल सेल का सरदार है और इस क्षेत्र का दुकान है, मकान है, सारे लोगों को लाभ मिलेंगे। गिरिडीह में पलायन लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब ओपन कास्ट माइनिंग के दोबारा शुरू होने से लोगों को अपने ही जिले में रोजगार मिलने की उम्मीद है। गिरिडीह से निशांत कुमार की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, जहां 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त टीका दिया जा रहा है। पहले दिन 47 बालिकाओं का टीकाकरण हुआ। अभिभावकों से बच्चियों को स्वास्थ्य केंद्र लाने की अपील की गई है। चतरा में आज से शुरू हो रही होमगार्ड बहाली को लेकर उपायुक्त कीर्तिश्री ने कल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गुमला में उपायुक्त प्रेमा दीक्षित के निर्देश पर नीति आयोग मद से कोलपारा और फोरी जुंगा टोली में 2 आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र बनकर विभाग को सौंपे गए। पहले ये केंद्र किराए के भवनों में संचालित हो रहे थे, अब बेहतर सुविधाओं के साथ ये केंद्रों का संचालन होगा। गुमला में जिला स्तरीय सहिया सम्मेलन सह सीएचओ सम्मान समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहिया और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उनकी भूमिका की सराहना हुई।
पूर्वी सिंहभूम जवाहर नवोदय विद्यालय बहरागोड़ा में प्रबंधन और सलाहकार समिति की बैठक में शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन, छात्रों की प्रगति और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई। विद्यालय के विकास और बेहतर शिक्षा के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए गए। लातेहार में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में फुटबॉल मैच आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना और पुलिस पब्लिक संबंधों को मजबूत करना है, जिससे समाज में बेहतर समन्वय बन सके। गढ़वा के सदर अस्पताल में HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। अभिभावकों से अपील की गई है कि अपनी बेटियों को इस अभियान में शामिल कर सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करें। XLRI जमशेदपुर में डॉक्टरेट समुदाय के लिए आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार और कार्यप्रणाली कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन हो गया। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च परियोजना के तहत आयोजित इस कार्यशाला में विजन विकसित भारत एट 2047 को लेकर शोध और नवाचार पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में IIT बॉम्बे, IIM उदयपुर और XLRI के प्रोफेसरों ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने शोध कार्य प्रणाली, अकादमिक दृष्टिकोण और समकालीन विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए शोधार्थियों को नई दिशा दी। इस सेमिनार का मुख्य विषय मौखिक, दृश्य और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का गहन अध्ययन रहा। इस वर्कशॉप में 8 कल्चरल वॉइस है, जिनको हम कह सकते हैं डॉक्टर वर्षा विकिरो, CR हेम्ब्रम पेंटर हैं, सिद्धेश्वर सरदार जी, गुंजन लिखिर मुंडा, अमिताभ घोष, इन लोगों की अपनी एक अलग जर्नी रही है। इन लोगों ने अपना एक स्थान बनाया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ताकि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पहुंचे, PhD स्टूडेंट्स उसके बारे में अवगत हों, तो PhD स्टूडेंट्स इससे कैसे रिसर्च कर सकते हैं, ये ध्येय इसके बारे में है, ताकि और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा हम नॉलेज इसके बारे में क्रिएट कर सकें। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण सांस्कृतिक आवाजें सत्र रहा, जिसमें 8 विशिष्ट अतिथि वक्ताओं ने भाग लिया। इन वक्ताओं ने दृश्य कला, पारंपरिक शिल्प, धातु शिल्प, स्वदेशी व्यंजन, सिनेमा और लोक एवं शास्त्रीय नृत्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और नवाचार पर अपने अनुभव साझा किए। महुआ को लेकर ये लोग XLRI के प्रोफेसर्स मेरे से लगातार बातें कर रहे हैं कि महुआ कैसे लाइवलीहुड से कनेक्टेड है और इसको बेहतर तरीके से बिजनेस के रूप में कैसे ला सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं। कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को शोध के व्यवहारिक पहलुओं, डेटा संग्रहण और विश्लेषण की तकनीकों की भी जानकारी दी गई। डेप्थ में जान भी नहीं पाते थे कि उस पेंटिंग को बनाने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था एक पेंटर का, उसमें उन्होंने किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया है और उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। सो फॉर मी एज अ रिसर्चर मुझे एज अ विजुअल्स बहुत सारी यूनिक चीज़ें आज पता चली हैं जो मुझे पहले नहीं पता था। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। 2 दिनों तक चले इस आयोजन में शोधार्थियों, शिक्षकों और प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। जमशेदपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राज्य में लगातार पहल हो रही है। रांची प्रेस क्लब में कल नागपुरी फिल्म सेरेंग के टीजर को लॉन्च किया गया। इस दौरान फिल्मकार मेघनाथ और फिल्म के कलाकार समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सेरेंग इस फिल्म में मैं संदीप का कैरेक्टर में हूँ, जो माघी मुंडा का भाई है, और अपने तमाम झारखंड वासी से गुजारिश है कि आपने मनाओ और फिल्म के देखो। अपने ही मन लगिन फिल्म है, आपने मनाओ, बोले हमारे बूस्टअप हो। झारखंड में फिल्म आना जरूरी है और कर चलते आपने मन के थिएटर में आना जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आज के दिन में FTI, SRFTI से बच्चे लोग निकल रहे जो 15 मिनट 10 मिनट के शॉर्ट फिल्म बना रहे, क्या बेहतरीन बना रहे। वो सबको सरकार को देखना चाहिए और उसके लिए शॉर्ट फिल्म का उत्सव करना चाहिए, सरकार ऑर्गेनाइज करना चाहिए और इन लोगों को ज़्यादा मौका देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में राज्य के प्रतिभागी दमदार प्रदर्शन कर परचम लहरा रहे हैं। झारखंड के खिलाड़ियों ने फराटा दौड़ के दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। कुश्ती के 77 किलो भार वर्ग में अभिषेक मुंडा ने स्वर्ण पदक जीता। झारखंड की टीम महिला फुटबॉल के फाइनल में पहुंच गई है।
कबड्डी में भी महिला और पुरुष टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाबी मिली है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली और लखनऊ के बीच मुकाबला होगा। कल खेले गए एक मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को पराजित किया। की नाबाद अर्धशतकीय पारी की मदद से पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर जीत से शुरुआत की है। कोहली ने 44 गेंदों पर 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 72 रन की पारी खेली। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स से होगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब बात मौसम की। राज्य के कई हिस्सों में 6 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज कई क्षेत्रों में आंधी तथा वज्रपात की आशंका है। अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में उच्चतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। साल 1933 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के पहले एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर साल 1932 में हुई। इसने अपनी पहली उड़ान 6 RAF प्रशिक्षित अधिकारियों और 19 वायु सैनिकों के साथ की। आजादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आज इसे भारतीय वायुसेना IAF कहा जाता है। भारतीय वायुसेना युद्ध, वायु सुरक्षा और चौकसी का काम करती है। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों व चीन के साथ एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। इसने कई बड़े अभियानों को भी अंजाम दिया है, जिनमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस व ऑपरेशन पोमलाई शामिल हैं। IAF में पहले 5 पायलट थे: हरीश चंद्र सरकार, सुब्रतो मुखर्जी, भूपेंद्र सिंह, आजाद बख्श अवान और अमरजीत सिंह। सुब्रतो मुखर्जी बाद में भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे। 1 अप्रैल साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और निर्देशित करता है। RBI का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया, लेकिन बाद में इसे साल 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह जगह है जहां गवर्नर बैठता है और वहां RBI की नीतियां तैयार की जाती हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, नया आयकर कानून लागू। डिजिटल लेन देन और बैंकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव प्रभावी, पैन कार्ड बनवाने का नियम बदला। भाजपा की 5 सदस्यीय टीम ने खूंटी पहुंचकर मुरहुई हिंसा मामले की ली जानकारी। वाक युद्ध के जरिए कांग्रेस और झामुमो में बढ़ा घमासान। हजारीबाग में हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राज्य के नामकुम थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी, नकदी समेत एक पकड़ाया। और छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड के प्रतिभागी लहरा रहे परचम। फर्राटा दौड़ में स्वर्ण, कुश्ती में भी पहलवान ने जीता गोल्ड।